अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की 21 रियासतों में 102 सीटों पर हुए पहले मरहले की पोलिंग बीजेपी की उम्मीद के लिहाज से काफ़ी कम रही, जिसकी वजह से अब पार्टी पर फिक्रमंदी छाई हुई है कि वो अक्सरियत हासिल कर पाएगी या नहीं। इन्हीं बातों पर गौर करने और पोलिंग फीसद में इजाफा करने के लिए गुज़िश्ता शब दिल्ली में पार्टी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर अहम लीडरान की आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें इन तमाम बातों पर गौर किया गया। वाज़ेह के 2019 के लोकसभा इंतखाबात में 67% पोलिंग हुई थी, जबकि 2015 में 66% पोलिंग हुई थी। इस मरतबा पोलिंग का फीसद 63% है, जो गुज़िश्ता दोनों बार के इलेक्शन से काफ़ी कम है। बीजेपी फिक्रमंद इसलिए भी है कि 2009 में जब इलेक्शन हुआ था तो सिर्फ 58% पोलिंग हुई थी और उस वक्त बीजेपी को शिकस्त हुई थी। इस मरतबा भी बीजेपी को यही डर सता रहा है कि पोलिंग का फीसद कम होने का मतलब इसके वोटों में कमी है, जिससे वो मुतअद्दिद सीटों पर जो सबक़त हासिल कर लेती है वो नहीं कर पाएगी और ये लाजमी तौर पर सीटों के नताइज पर असरअंदाज होगा। यही वजह है कि अमित शाह और जेपी नड्डा की क़यादत में आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। 3 days of joy, applause and memories as we honor our little graduates for completing their pre-primary journey. Join the joy, join the pride. MS Creative Kids, developing creative minds. For more details, click the link given in the description. नफरत अंगेज तकरीर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जयपुर के बजाज नगर पुलिस स्टेशन और नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली में मारूफ सहाफ़ी कुर्बान अली ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि मुल्क के आला तरीन मनसब पर फायज वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से की गई नफरत अंगेज तकरीर तक़सीम और फ़िरक़ेवारियत पर मबनी है, जिससे इंतख़ाबात के मुतासिर होने के अलावा समाज पर इसके देरी पास संगीन असरात पड़ेंगे। शिकायत में कहा गया है कि इस तकरीर का मकसद वाज़ेह तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहब और बरादरी की बुनियाद पर दुश्मनी को फ़रोग़ देना था। शिकायत में पुलिस पर जोर दिया गया है कि वो IPC की दफ़ा 153A, 153B, 295A, 505(1), 505(2), 123(3), 123(3)A और दफ़ा 125 के तहत FIR दर्ज करें। पहले मरहले में पोलिंग का फीसद कम होने और मुमकिना तौर पर बीजेपी के हक में वोट ना पड़ने से बौखलाहट का शिकार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने जायदाद तकसीम करने वाले मुतनाज़ा बयान को एक मरतबा फिर दोहराते हुए राजस्थान के टोंक ज़िले के ओनियारा में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा वोट बैंक की मुँह भराई की रही है। जब 2004 में मरकज़ में इसकी हुकूमत बनी तो इसका पहला काम आंध्र प्रदेश में दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त क़बाइल के रिजर्वेशन को कम करने की कोशिश करना था। मोदी ने कहा कि आंध्रा में मुस्लिम कोटे को लागू करने की 4 कोशिशें की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से इनके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। 2 दिन कबल अपने राजस्थान दौरे पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने मुल्क के सामने सिर्फ सच्चाई पेश की, जिससे कांग्रेस और इसके इत्तेहाद में हर्रास फैल गया। मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि कांग्रेस ने आपकी जायदाद छीन कर मरात याफ्ता लोगों में तकसीम करने की गहरी साजिश रची है। जब खुशामद की सियासत का पर्दाफाश हुआ तो कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो गई और फिर हर जगह मोदी को कोसने लगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ा बयानात पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुसलसिल बढ़ती जाने वाली खामोशी पर सेकुलर और इंसाफ पसंद तबके में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। इस मामले में केरला के वज़ीर आला P. विजय ने कहा कि मोदी का बयान इतना तकलीफदा नहीं है जितनी कि इलेक्शन कमीशन की पुरअसरार खामोशी है। जेल में बंद साबिक मेंबर असेंबली मुख्तार अंसारी की मौत का मामला ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इनकी आलाइश की जांच रिपोर्ट में जहर से मौत की तस्दीक नहीं हुई है। रिपोर्ट में जहर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट बांदा पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। वाज़ेह के डॉक्टरों और पुलिस ने पहले दिन ही मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से होने की बात कही थी, जबकि अपनी मौत से चंद रोज़ कबल मुख्तार अंसारी ने खुद अदालत से जेल में स्लो पॉइजन देने की शिकायत की थी। इनकी मौत के बाद बेटे उमर अंसारी ने एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा भी किया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। साबिक मेंबर असेंबली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मामले की अदालती और मजिस्ट्रियल जांच का हुक्म दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनकी मौत की वजह वाज़ेह न होने पर इनकी आलाइश जांच के लिए भेज दी गई थी। बांदा पुलिस का कहना है कि आलाइश की जांच रिपोर्ट दोनों जांच कमेटियों को भेज दी गई है।
कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के बहाने बीजेपी की आला क़यादत मुसलमानों को निशाना बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के मंशूर को तनकीद का निशाना बनाया। बागपत में एक जलसे आम से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी मोदी की तरह द्रोहगोई से काम लिया और कहा कि कांग्रेस के मंशूर में दो चीज़ें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। सबसे पहले कांग्रेस कहती है कि वो शरई कानून को नाफिज करेगी। इसका मतलब है कि कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के आइन के लिए खतरा पैदा करना चाहती है और आइन पर अमल नहीं करना चाहती। योगी ने कहा कि कांग्रेस के मंशूर से ऐसा लगता है कि वो मुल्क में तालिबान की हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है। योगी ने यह कहते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया कि इनका मंशूर बेटियों, बहनों और माओं के गहनों को जब्त करने की साजिश की बात करता है। हमारी माओं बहनों को इस बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के अक़लियतों से मुतालिक बयान और मुल्क के वसाइल पर हक़ पर भी निशाना बनाया। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी नदवी ने मुसलमानों के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर शदीद तनकीद की। मीडिया के लिए जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मोदी का बयान किसी वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेब नहीं देता और इनका तबसरा किसी गली के प्रचारक के लिए भी नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेमाल करदा इंतशार पसंद अल्फाज और इम्तियाजी ज़बान पर शर्मिंदा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान जैसे शानदार और मुतहरिक जमहूरियत के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि इस बयान के बाद हम शुक्रगुजार हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। हम मजहब, ज़ात पात और जिन्स से कतई नज़र हर हिंदुस्तानी वोटर से अपील करते हैं कि वो बहरे सूरत वोट का इस्तेमाल करें और ऐसे नफरत पर मबनी रिमार्क्स का जवाब दें और एक पैगाम दें कि हिंदुस्तान मोहब्बत और इख्वत के ज़रिए तरक्की कर सकता है, इंतशार के ज़रिए नहीं। मौलाना ने कहा कि हमें ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए, हिंदुस्तान की 40% दौलत सिर्फ 1% अमीरों के पास है। उन्होंने मुल्क की बहनों और बेटियों से अपील की कि वो नफरत का जवाब दें और इस मुल्क को हकीकी मायनों में तरक्की याफ्ता बनाने में सरगर्म हिस्सा अदा करें ताकि दौलत की मसावी तकसीम हो और चंद मुट्ठी भर हाथों में जमा ना हो। उन्होंने कांग्रेस क़यादत से भी कहा कि वो ऐसी गंदी चालों और दिमागी खेलों से कमज़ोर ना हो। दाऊदी बोहरा फ़िरक़े के मजहबी रहनुमा के ओहदे के लिए तकरीबन 1 दिहाई से जारी कानूनी जंग पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन को बोहरा कम्युनिटी के मजहबी पेशवा के मनसब पर फायज होने को हक़ बजानिब करार देते हुए इनके चचाजाद भाई ताहिर फ़खरुद्दीन के दावे को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह के बोहरा फ़िरक़े के 52वीं मजहबी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का जनवरी 2014 में 100 साल से ज़ायद उम्र में इंतकाल हो गया था। इनके इंतकाल के बाद इनके फ़र्जंद सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन ने जानशीनी का दावा करते हुए अपने वालिद का ओहदा संभाल लिया था, लेकिन इसी दौरान सैयदना बुरहानुद्दीन के भाई सैयदना खज़ीमा कुतुबुद्दीन ने दावा किया कि इनके भाई बुरहानुद्दीन ने 52वीं रहनुमा का ओहदा संभालने के 58 दिनों बाद 10 दिसंबर 1965 को जानशीन मुकर्रर करने का अमल के जरिए बोहरा ज़ाब्ते के मुताबिक इन्हें माज़ून करार दिया था। माज़ून का मतलब मजहबी पेशवा के बाद दूसरे नंबर का ओहदा होता है, जिसे मुंतखब करने का इख्तियार उस वक्त के मजहबी रहनुमा को होता है। फिर ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन को बोहरा फ़िरक़े का मजहबी रहनुमा करार दे दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली की वाइस चांसलर शांति श्री डी पंडित ने कहा कि हिंदुस्तान में मजहब, ज़बान और लिबास की यकसानियत नहीं चल सकती क्योंकि यह मुल्क किसी मखसूस फ़िरक़े का नहीं है। पीटीआई हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में एजेंसी के एडिटर्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को इनफरादी पसंद का एहतराम करना चाहिए, हिजाब पहनने वालों को पहनने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मजहब, नस्ल या ज़बान के मामले में यकसानियत से इत्तेफाक नहीं करती। एक ज़बान मुसल्लत नहीं की जानी चाहिए। अगर बाज़ लोग बाज़ रियासतों में सरकारी ज़बान हिंदी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जुनूब में ये मुश्किल होगा। मशरक़ी हिंद यहाँ तक कि महाराष्ट्र में मैंने नहीं समझती कि हिंदी काबिल कबूल होगी। उन्होंने कहा कि हिंदी बहैसियत ज़बान हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझती कि वाहिद ज़बान थोपी जाए। उन्होंने कहा कि नेहरू और इंदिरा गांधी बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने सैलिसानी फार्मूले की बात कही थी। हिंदुस्तान में यकसानियत किसी भी शक्ल में नहीं चल सकती। वाइस चांसलर इस सवाल का जवाब दे रही थी कि हिंदी को कौमी ज़बान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़बान हसास मसला है, इस ताल्लुक से मोहतात रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को मंगल को गैर मुल्की अखबारात के सफ़े अव्वल पर जगह मिली, लेकिन यही ज़बान मोदी ने मंगल को राजस्थान के टोंक रैली में फिर इस्तेमाल की। अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी है, मोदी ने मुसलमानों को दरअंदाज कहा जो हिंदुस्तान की इमलाक छीन लेंगे।
اخبار نے لکھا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف جو راز زبان استعمال کی گئی وہ عالمی سطح پر وزیراعظم نریندر مودی کی تصویر کے خلاف ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا جب مودی اپنی تیسری مدت کے لیے انتخابی مہم چلا رہے ہیں تو انہوں نے خود ایسی زبان استعمال کی جس سے یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ اس سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے دائیں بازو کے نگران گروہوں کو بھڑکایا جا سکتا ہے، اور یہ سوال بھی پیدا ہوا ہے کہ ان کی بات چیت میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ عام طور پر مودی لفظ مسلم کا استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بالواسطہ طور پر 200 ملین آبادی والے ہندوستان کے سب سے بڑے اقلیتی گروپ کا حوالہ دیتے ہوئے دی گارڈین اخبار کی سرخی ہندوستان میں نریندر مودی پر انتخابات کے دوران کشیدگی پھیلانے کا الزام لگایا۔ اخبار نے مودی کی مکمل تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا جب سے بی جے پی 2014 میں ہندو قوم پرست ایجنڈے کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے اس پر ایسی پالیسیاں اور بیان بازی کا الزام لگایا گیا جو اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو جو مبینہ طور پر بڑھتے ہوئے تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ CNN کی کہانی کی سرخی ہے مودی کے مسلم تبصرے نفرت انگیز تقریر کے الزامات لگاتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے بڑے انتخابات میں تقسیم گہری ہوتی جا رہی ہے۔ CNN نے لکھا کہ اس نے مودی کی تقریر پر الیکشن کمیشن آف انڈیا سے تبصرہ مانگا ہے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ الیکشن 2024 میں ایک طرف نفرت اور فرقہ پرستی کی نئی دکان ملک بھر میں کھولی جا رہی ہے لیکن کانگریس نے نفرت کے اس بازار میں محبت کی دکان کھولنے کی کوشش کی ہے۔ کانگریس پارٹی نے الیکشن کے لیے انتخابی منشور جاری کیا جس میں ملک کے عوام سے 5 ضمانتوں پر عمل آوری کا وعدہ کیا گیا۔ نوجوانوں، کسانوں، خواتین، مزدوروں اور پسماندہ طبقات کے لیے کانگریس نے 5 ضمانتوں کے تحت کئی وعدے کیے جن کے ذریعے نہ صرف ملک بلکہ ہر خاندان کی حالت میں سدھار ہو سکتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے ملک کے وسائل میں تمام طبقات کی مناسب حصہ داری کو یقینی بنانے کے لیے ذات پات پر مبنی سروے کا وعدہ کیا ہے جس کے تحت ملک بھر میں کمزور اور پسماندہ طبقات کی حقیقی آبادی کا پتہ چل پائے گا۔ سروے کے اہتمام کا مقصد حقیقی تعداد کے اعتبار سے تحفظات اور دیگر مواد کی فراہمی ہے۔ بی جے پی نے ذات پات پر مبنی سروے کی اہمیت، افادیت اور اس کے مقاصد کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی۔ یووا نیائے کے عنوان سے کانگریس نے نوجوانوں سے جو وعدے کیے ہیں ان میں 30 لاکھ سرکاری روزگار فراہم کرنے کا وعدہ اہمیت کا حامل ہے۔ مودی حکومت نے ہر سال 2 کروڑ روزگار فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ 10 سال میں 20 کروڑ روزگار فراہم کرنے تھے لیکن محض 7 لاکھ روزگار فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کانگریس کے انتخابی منشور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اپرینٹشپ کے تحت 1 لاکھ روپے اسٹیپنڈ فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا جس سے غریب اور متوسط طبقات سے تعلق رکھنے والے طلباء کو فائدہ ہوگا۔ کانگریس نے ڈگری اور ڈپلومہ ہولڈرز کے لیے اسکالرشپس اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ کانگریس کی 5 ضمانتوں کی سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر تشہیر کی جا رہی ہے اور شہریوں نے کانگریس کے وعدے پر مسرت کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ 15 اگست سے قبل تلنگانہ میں کسانوں کے 2 لاکھ روپے کے قرض جات معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے BRS کے لیڈر ہریش راؤ کو چیلنج کیا کہ اگر 15 اگست سے قبل کسانوں کے قرض جات معاف کر دیے گئے تو کیا BRS کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آسمان اور زمین ایک ہو جائیں، سورج جنوب کے بجائے شمال سے طلوع ہو اور KCR فارم ہاؤس میں پھانسی کیوں نہ لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسانوں کے قرض جات ضرور معاف کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کوڑنگل میں ناگر کرنول لوک سبھا حلقے کے تحت کانگریس کے انتخابی جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ ریونت ریڈی نے کوڑنگل کے مدور منڈل میں کانگریس کارکنوں کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں محبوب نگر کے کانگریس امیدوار وامشی چندر ریڈی، کوڑنگل اسمبلی حلقے کے انچارج تروپتی ریڈی اور سابق رکن اسمبلی گروناتھ ریڈی موجود تھے۔ چیف منسٹر نے BRS اور BJP کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دونوں پارٹیوں نے کانگریس کو شکست دینے کے لیے خفیہ مفاہمت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کے 100 دنوں میں حکومت نے 5 ضمانتوں پر عمل آوری کا آغاز کر دیا جن میں RTC میں خواتین کو مفت سفر، آروگیہ شری کے تحت 10 لاکھ روپے تک علاج، 500 روپے میں گیس سلنڈر، 200 یونٹ مفت برقی سربراہی اور اندرما انڈالو کے تحت مکانات کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست سے قبل حکومت کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے قرض جات معاف کر دے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پارٹی کے لوک سبھا امیدواروں اور انتخابی مہم کے اسٹار کیمپینرز کو ہدایت دی ہے کہ حکومت کی 4 ماہ کی کارکردگی کی بنیاد پر عوام سے ووٹ کی اپیل کریں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی روزانہ پارٹی امیدواروں اور سینئر قائدین سے ربط قائم کرتے ہوئے انتخابی مہم کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے امیدواروں اور قائدین سے کہا کہ وہ قومی مسائل کے بجائے مقامی مسائل اور خاص طور پر حکومت کی جانب سے 100 دن میں 6 ضمانتوں پر عمل آوری کی بڑے پیمانے پر تشہیر کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ انتخابی وعدوں کی تکمیل سے عوام مطمئن ہے، لہٰذا 14 لوک سبھا حلقوں میں پارٹی کی کامیابی یقینی ہے۔
डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन हैदराबाद साई चैतन्या का तबादला कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को हुक्म जारी किया कि फौरी साउथ जोन डीसीपी का तबादला कर दिया जाए और फौरी असर से दूसरे ओहदेदार का तकर्रुर अमल में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई कि वो इस ओहदे के लिए 3 IPS ओहदेदारों के नामों को खतियत दें और यह हुक्म दिया गया कि तबादला करदा ओहदेदार को इंतखाबी उमूर से दूर रखा जाए। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो सियासत की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं, इनके कद को घटाना किसी के बस की बात नहीं है। तेलंगाना में फिलहाल भगवानों पर कसम और KCR को तनकीद का निशाना बनाने की सियासत जारी है। वादों पर अमल में नाकाम हो जाने वाले चीफ मिनिस्टर शिकस्त का अंदाजा हो जाने के बाद बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस के जलसे फ्लॉप हो रहे हैं। KCR ने एक टेलीविजन चैनल के बिग डेबिट प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए KCR ने कहा कि कांग्रेस और BJP फूट डालो, डराओ धमकाओ, ब्लैकमेलिंग की सियासत करके सियासी इक़दार को दागदार बना रहे हैं। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने पुरकशिश वादे किए जिस पर भरोसा करके अवाम धोखा खा गए। KCR ने कहा कि अवाम को गुमराह करके कांग्रेस कामयाब हो गई। उन्होंने कहा कि KCR तेलंगाना की तारीख है। कई लोग KCR के सियासी खत को घटाने के चक्कर में खुद फना हो गए। मैं जितनी बुलंदी पर पहुंचना है पहुंच चुका हूं। मेरे सियासी खत को घटाना किसी के बस की बात नहीं है। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती रैली का पुरअमन इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली गई और मरकजी जुलूस का गौलीगुड़े से आगाज हुआ जो सिकंदराबाद में रात देर गए इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर सिटी पुलिस से सख्त सियानती इंतजाम किए गए थे और रैली व जुलूस की निगरानी सेंट्रल कमांड कंट्रोल से अंजाम दी जा रही थी। इस मौके पर पुलिस ओहदेदार अहम मुकामात पर मौजूद थे और इंतजाम का जायजा ले रहे थे। रैली में कई सियासी कायदीन ने शिरकत की। तकरीबन 12 किलोमीटर मरकजी रैली के लिए जायद फोर्स को तैनात किया गया था और सादा लिबास में पुलिस मौजूद थी। किसी भी किस्म के नाखुशगवार हालात से निपटने तमाम तर इंतजाम और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया गया था। महकमा पुलिस के अलावा रैली के इंतजाम में दीगर सरकारी शोबे भी शामिल थे। रैली की अहम गुजरगाहों और हसास मकामात पर पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली थी और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल के लिए इक़दाम किए गए। रैली के दौरान पुलिस की गाड़ियां रैली में शरीक शहरियों के साथ देखी गई और रैली में बजरंग दल कायदीन पर निगरानी रखी जा रही थी। खुसूसी सयानती इंतजाम किए गए थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, कल नहीं रहेंगे। देश तो बाकी रहने वाला है। मोदी तो मुल्क के 140 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म है, लेकिन वो मुल्क के तकरीबन 20 करोड़ अवाम के दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमसे सियासी इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन कोई हमको बर्बाद करने के मंसूबे रखते हैं तो ऐसे अफराद का साथ नहीं देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुसलमानों से कहा कि वो दरअंदाज है, ये हमारी तौहीन की गई है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और वज़ीर आज़म के बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। वज़ीर आज़म ने अपनी हालिया तकरीर में यह भी कहा कि मजहब की बुनियाद पर जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं BJP इसे ख़त्म कर देगी, तो इस तरह से जो तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क भर में पसमानदा तबक़ात को हासिल है वो ख़त्म होकर रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी और इनकी हलीफ जमातों के लोग बिहार में JDU की सूरत में काम कर रहे हैं। ये लोग मोदी के एजेंट हैं। ये लोग चाहते हैं कि किस तरह से हमारी शिनाख्त और तहजीब व तमद्दुन को ख़त्म कर दिया जाए। अमन को मुतासिर करके दीगर अपनाए वतन के साथ हमारी जो भाईचारगी है इसे भी ख़त्म कर दिया जाए। इन हालात के तनाजुर में इत्तेहाद का फ़रोग़ और मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करें।